अपील भी करूँगा, कम से कम इस वीडियो को पूरा देखें। अब आप जब इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये दूसरे लोगों को भी रिप्रेजेंट होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे दूसरे लोगों को भी शो करता है कि हाँ, ऐसा भी एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो लोग उस चीज़ को देख पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने थोड़ी देर वीडियो देखा, उसके बाद स्किप कर दिया, बंद कर दिया, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे दूसरे लोगों को फॉरवर्ड नहीं करता है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, और अगर कोई सजेशन होता है तो अपने कमेंट्स भी दें। प्लस अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें ये चीज़ ऐड करना है तो वो भी आप कमेंट्स करके हमें बताइए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूसली क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे, और ड्यूरिंग दोज वीडियोज एक दोस्त ने पूछा कि पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट के बारे में भी बताओ थोड़ा सा, सो दैट लोगों को एग्जांपल से समझ में आए कि रिस्क असेसमेंट क्या है, क्यों किया जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि QRM, दैट मीन्स क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैकिंग मटेरियल। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पैकिंग मटेरियल असल में है क्या। पैकिंग मटेरियल इस तरीके से समझिए, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा, उसको एक पैक में करके देना। यानी कि आपने कोई कुरियर मंगाया तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक पहले फाइनल शिपर होता है या फिर कोई लिफाफा होता है, अंदर और भी कुछ एनवेलप्स हो सकते हैं या और भी किसी तरह की पैकिंग हो सकती है। दैट्स ऑल द पैकिंग मटेरियल। यानी कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का और उसको एक डेफिनेट शेप देने का जो काम है वो हमारा पैकिंग मटेरियल करता है। तो अब फार्मा इंडस्ट्री में ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के पैकिंग मटेरियल्स होते हैं। अभी 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, जिसको कि हम लोग PPM बोलेंगे। सेकंड होता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, हम लोग SPM बोलेंगे। और थर्ड होता है टर्शरी, जिसको कि हम लोग TPM बोलेंगे। अब जैसे कि ये पता चल गया कि हमारे पास 3 टाइप के पैकिंग मटेरियल हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात हम करेंगे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की। तो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है जो मेरे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। थोड़ा सा और समझाते हैं कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल या PPM हमारा प्रोडक्ट कांटेक्ट का होता है, प्रोडक्ट का प्राइमरी कांटेक्ट में रहता है। जैसे कि आप किसी बॉटल में अगर कोई लिक्विड है तो एक बॉटल है और एक कैप है, ये इसका प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो गया। जबकि टैबलेट्स जो हैं वो आमतौर पे आप देखेंगे कि ब्लिस्टर्स में हैं या स्ट्रिप में हैं, या फिर और भी किसी तरह की पैकिंग होती है, जार पैकिंग होती है। ये सब हमारे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल से एग्जांपल्स हैं। अब इनके कुछ और भी टाइप्स होते हैं कि हमारे पास कितने तरह के प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका फॉर्मुलेशन के कैसा है। जैसे पाउडर है तो जार में होगा, या फिर बॉटल्स में होगा। लिक्विड है तो बॉटल्स में होगा, या फिर सेमी सॉलिड है तो ट्यूब्स होंगी। ट्यूब्स में भी आपको लेमी ट्यूब होती है, एल्युमिनियम ट्यूब होती है जो कोलैप्सिबल होती है। फिर सेकंड आता है SPM। SPM है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, जो मेरे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
प्राइमरी का मेन पर्पज़ क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर अदर प्रोडक्ट्स, या फिर एक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, जबकि एसपीएम का जो मेन पर्पज़ है वो उसको एक लुक देने का है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए है, प्लस ये एक शेप देता है प्रोडक्ट को। अब एग्जांपल के उस पर समझते हैं। तो जैसे आप कोई लिक्विड खरीदेंगे, कोई सिरप आपने ख़रीदा, ये उसका बॉटल है, कैप है, ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आ गया। लेकिन ये एक और आपको कागज़ के या फिर और भी किसी अदर तरह के पैकिंग मटेरियल में, या कार्टन हम लोग कहते हैं, उसमें आपको पैक होकर मिलेगा। तो ये जो कार्टन है ये एसपीएम है, जबकि ये जो बॉटल है ये पीपीएम है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग टर्शरी पैकिंग मटेरियल का, टीपीएम। अब टीपीएम क्या होता है? ये सिर्फ एक शेप प्रोवाइड करता है, शेप प्लस बाउंड्री प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कुरियर का जो फाइनल पैकिंग है, जो मेरे प्रोडक्ट को सिर्फ एक बाउंड्री प्रोवाइड करा रहा है और एक शेप दे रहा है, ताकि जो मेरा अंदर प्रोडक्ट है उसको डैमेज ना हो जाए। क्योंकि बाहर बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, वो कहीं पे पता चला फेंका जा रहा है, कहीं पे उस पर स्टैंपिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो फाइनल बाउंड्री है ये टीपीएम है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो ये एक एसपीएम है या कार्टन है, और अंदर जो है उसमें पीपीएम भरे हुए हैं, यानी कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल के अंदर मेरा प्रोडक्ट है। इस तरह के बहुत सारे कार्टन हो सकते हैं अंदर, इस तरह हो सकता है और भी सारे हों। ये सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री और शेप प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह के मेरे पैकिंग मटेरियल्स हैं, तो इनके एमओसी भी अलग अलग हैं। एमओसी का मतलब है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो कॉमन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग प्राइमरी पैकिंग मटेरियल का समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पीवीसी फॉइल्स, पीवीडीसी फॉइल्स, पीवीडीसी, कोटेड, एलयू फॉइल्स या एल्युमिनियम फॉइल्स। फिर आते हैं एल्युमिनियम स्ट्रिप्स। इसके अलावा आते हैं ग्लास बॉटल्स, एल्युमिनियम ट्यूब्स, लेमी ट्यूब्स। इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं, एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल्स हैं। ये कुछ कॉमन पैकिंग मटेरियल्स हैं। अब जैसे हमारा मेन टॉपिक जो है वो रिस्क असेसमेंट के लिए है, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू द पैकिंग मटेरियल है। तो समझते हैं कि असल में हमारा पैकिंग मटेरियल प्रोडक्ट पे किस तरह से रिस्क जनरेट कर सकता है या उसे कैसे रिस्क से बचा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल या पैकिंग मटेरियल से होने वाला रिस्क असल में कैटेगराइज होगा तो किस क्लास में होगा। हमारा जब भी कोई रिस्क होगा तो वो होगा, हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, इंट्रिंसिक, ये सब हम लोग लास्ट वीडियोज में बता चुके हैं, और एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो पैकिंग मटेरियल है दैट्स एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, अब उसमें भी हमारे पास जो 4 कैटेगरीज के रिस्क हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस, देन फैसिलिटी एंड बिजनेस। तो इसमें जो मेरा पैकिंग से रिलेटेड रिस्क आएगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है एंड प्रोसेस से रिलेटेड है, नॉट फैसिलिटी, नॉट बिजनेस। तो अब जो भी मेरे रिस्क जनरेट होंगे, आइदर दीज आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट और प्रोसेस।
कैसे, आइए हम समझते हैं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क कैसे जनरेट होंगे और कौन कौन से रिस्क जनरेट होंगे। तो इसमें मेरा जो पैकिंग मटेरियल से, या मोर कंसाइजली हम कहें तो पीपीएम से रिलेटेड जो सबसे पहले रिस्क जनरेट होंगे विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, वो होंगे उसकी कंपैटिबिलिटी, नेचर, फिजिबिलिटी, एंड देन लास्ट में स्टेबिलिटी। अब जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था कि SISPQ, इट मीन्स सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। इससे रिलेटेड रिस्क कैसे होंगे, तो ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क आ गया। कंपैटिबिलिटी विल रिप्रेजेंट सेफ्टी, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। नेचर विल रिप्रेजेंट stability, identity, purity and quality, and feasibility will represent safety aspect। अब एक एक करके और समझते हैं कि ये चार जो रिस्क हैं मेरे वो क्या हैं। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है वेदर टू थिंग्स आर कंपैटिबल विद ईच अदर। इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से हार्मोनाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं या नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब आ गया, कंपैटिबिलिटी रिप्रेजेंट्स वेदर टू थिंग्स आर कंपैटिबल। इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करी जाती हैं ड्यूरिंग R&D ट्रायल, उसी टाइम डिफरेंट टाइप्स के पैकिंग्स में प्रोडक्ट को पैक करके इवेलुएट किया जाता है इनिशियली ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन। इसमें हम लोग API को ही सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग पैकिंग्स के साथ कंपैटिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करते हैं। दूसरा आता है हमारा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है वेदर दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज फिजिबल और नॉट। दैट मीन्स हमारे पास वो मशीन्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वो प्रोसेसेस अवेलेबल हैं या नहीं है, वो प्रोसेस कंट्रोल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये हमारा फिजिबिलिटी पे आता है। थर्ड आता है हमारा स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में कैसे, जब मेरे प्रोडक्ट की ट्रायल्स हो रही होती हैं तब मुझे, यहाँ पे तो हम प्री फॉर्मुलेशन में करते हैं, यहाँ पे पता चला मेरे पास 4 तरह के पैकिंग मटेरियल के साथ वो कंपैटिबल है API, तो मैं उसे अलग अलग तरीके से करके पैक करके अलग अलग पैकिंग्स में पैक करके उसकी स्टेबिलिटी चार्ज करता हूँ। अब मुझे पता चला कि कंपैटिबिलिटी में तो PVC फॉइल के साथ कंपैटिबल था, लेकिन जो मेरी फॉर्मुलेशन है वो PVC के साथ डिग्रेड कर रही है, या ग्लास बॉटल में वो फिजिबल था API, बट मेरा जो स्टेबिलिटी में वो डिग्रेड हो रहा है। ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमें अलग अलग तरह के पैकिंग्स के साथ उसको स्टेबिलिटी चार्ज करनी पड़ती है ताकि हमें पता चल पाए कि वो कितना स्टेबल है किस तरह की फॉर्मुलेशन में। यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है क्या, आपने देखा होगा जैसे ये मेरे कोई बॉटल है तो यहाँ तक मेरा प्रोडक्ट है, ये ऊपर सील है कैप से। अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ तक है तो ये जो स्पेस बचा इसको हम लोग ओवरहेड स्पेस कहते हैं। तो इसमें कुछ क्या कोई स्पेसिफिक टाइप का एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जैसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कहीं इसकी जगह मुझे CO2 की तो नहीं रिक्वायरमेंट है, ये मेरा कॉमन जनरल एयर से वो ओवरहेड स्पेस भरा जा सकता है या नहीं।
तो ये सब चीज़ें भी मुझे स्टेबिलिटी में इवेलुएट करनी पड़ेंगी। एंड फोर्थ वन वाज एंड द फोर्थ टाइप ऑफ रिस्क विद द प्रोसेस प्रोडक्ट इज नेचर। अब ये और कंपैटिबिलिटी आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। इसमें क्या है, जैसे कुछ एक प्रोडक्ट्स मेरे पास हो सकते हैं लाइट सेंसिटिव हों या हाइड्रोफिलिक हों, और भी तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे अलग अलग तरह की स्टडीज परफॉर्म करनी होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फोर्स्ड डिग्रेडेशन स्टडी। अब इसको कैसे किया जाता है, एक स्टडी होती है मेरी फोटो सेंसिटिविटी की, फोटो स्टेबिलिटी, एक होती है एसिडिक एनवायरनमेंट, एक होती है मॉइस्चर, एक होती है हाई टेम्परेचर, एक होती है एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन एनवायरनमेंट। इन 4-5 टाइप्स के मुझे फोर्स डिग्रेडेशन करना होता है कि उनमें मुझे अलग से एक डिग्रेडेशन कॉज किया जाता है। कैसे कि मैं जो है प्रोडक्ट को लाइट की तरफ फोर्सफुली एक्सपोज करूँगा। इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप समझना चाहेंगे तो इस पर एक अलग से टॉपिक बनाया जाएगा फोर्स डिग्रेडेशन पे, उसमें हम ये सब चीज़ें समझाएंगे। इसके अलावा एक और स्टडी करी जाती है फ्रीज एंड थॉ स्टडी। ये आमतौर पे सेमी सॉलिड्स और बाईफेजिक जैसे कि क्रीम्स हैं, इमल्शंस हैं, सस्पेंशंस हैं, इनके साथ ज़्यादा किया जाता है फ्रीज एंड थॉ स्टडी। तो इसको भी परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो हैं यहाँ तक ये सभी के साथ किया जाता है, जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं सभी के साथ ये स्टडी परफॉर्म करी जाती है। बट जब भी मैं सेमी सॉलिड की या फिर बाईफेजिक फॉर्मुलेशंस की बात करता हूँ तो मुझे फ्रीज एंड थॉ स्टडी भी परफॉर्म करनी होती है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है कहीं उस तरह की पैकिंग में डिग्रेड तो नहीं हो जाएगा जब वो लाइट को एक्सपोज हो। जैसे मुझे पता है कि जो विटामिन्स होते हैं, चाहे आपका विटामिन D3 हो, चाहे और भी तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स हों, वो अगर लाइट को एक्सपोज किए जाए तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है कि मैंने उसे एक खास तरह की पैकिंग में बनाया और उसको एक लाइट सोर्स से एक्सपोज किया कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ लक्स आवर्स के लिए। तो जब अगर उसके बाद जब मैंने इसे कट ऑफ किया तो मैं ये चेक करूँगा ये डिग्रेड हुआ या नहीं हुआ। अगर ये डिग्रेड हो गया इट मीन्स ये जो मेरी पैकिंग है ये सूटेबल नहीं है। इस तरीके से मुझे एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ होता है, मॉइस्चर के साथ होता है, हाई टेम्परेचर में मैं उसे 50-60 डिग्री तक एक्सपोज करता हूँ कुछ टाइम के लिए, अप टू 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स, और उसको इसी तरीके से इवेलुएट किया जाता है। ये तो आगे मेरे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क हैं विद पैकिंग मटेरियल एंड विद रेस्पेक्ट टू द पैकिंग मटेरियल। सो अब हम बात करते हैं प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस में भी जो है हमारे पास जो कॉमन रिस्क होते हैं वो होते हैं फिजिबिलिटी, एंड इक्विपमेंट्स। अब इसमें क्या है, फिजिबिलिटी का मतलब है मेरे पास वो चेंज पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। चेंज पार्ट्स क्या होते हैं, हर मशीन में आप देखेंगे कि कई बार मशीन्स के कुछ एक पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कि इमोटाइल हैं। इट मीन्स वो एज फिक्स रहेंगे। जैसे अगर मेरी ये पूरी मशीन है तो इसके अंदर एक पार्ट ऐसा भी होगा जो वहाँ पे बार बार चेंज किया जाता होगा, तो उसको चेंज पार्ट कहा जाता है। जैसे हम अगर कहें कंप्रेशन मशीन पे जो डाई एंड पंचेज हैं वो चेंज पार्ट्स होते हैं। इसी तरह पैकिंग मशीन में, ब्लिस्टर पैकिंग मशीन में जो उसके फीडर होते हैं प्लस जो उसमें गाइड रोल होता है
गाइड ट्रे होती है, इस तरह के फॉर्मिंग सीलर, फॉर्मिंग हेड है, सीलिंग हेड हैं, या फिर फॉर्मिंग प्लेट एंड सीलिंग प्लेट्स हैं, ये सब चेंज पार्ट्स कहलाते हैं। तो ये जो है हमारे चेंज पार्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट के लिए हमें चेंज पार्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग शेप होती हैं, शेप होता है, प्लस उनके डायमेंशंस अलग हैं। तो हो सकता है आपको अलग अलग तरीके से चेंज पार्ट बनाना पड़े इन केस ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। अब जैसे लिक्विड है तो लिक्विड्स में मुझे पता अगर ये होगा कि 100 ml है तो 100 ml के लिए हो सकता है अलग चेंज पार्ट हो, 50 ml के लिए अलग चेंज पार्ट हो, 1000 ml के लिए हो सकता है अलग चेंज पार्ट्स हों। तो ये मेरे फिजिबिलिटी के पार्ट्स आ जाते हैं कि मेरे पास इक्विपमेंट से रिलेटेड चेंज पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। सेकंड, अब इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या है कि पता चला कोई जो मान लीजिए कोई किसी खास तरह की पैकिंग मटेरियल है, उसको खास तरह का टेम्परेचर चाहिए सीलिंग के लिए, या खास तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए उसको पैक करने के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई हीट बेस्ड इक्विपमेंट है जो कि फॉर्मिंग एंड सीलिंग में काम करता है, और मैं अपने प्रोडक्ट को दूं एलू फॉइल, तो एलू फॉइल के साथ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कोल्ड फॉर्मिंग होते हैं। अब जब कोल्ड फॉर्मिंग है तो जो मेरा हीट फॉर्मिंग मशीन्स हैं वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए एलू के साथ मुझे स्पेसिफिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, अब मान लीजिए मेरे पास इक्विपमेंट जो है वो एलू से रिलेटेड है, लेकिन अब अगर मुझे हीट फॉर्मिंग पैकिंग करनी है किसी तरह से, तो वो उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, वो उसके पास ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या वो उसमें ऐसी फिजिबिलिटी है या नहीं है, वो भी हमें देखनी होती है। तो ये जो है हमारे पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ रिस्क हैं, और उनको कैसे काउंटर किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। एंड मैं कंटिन्यूसली कहता आ रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।